तो ये है स्टूडेंट क्लास 12 इंग्लिश का एक वायरल मॉडल पेपर और ये है इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन। जैसे ही मुझे ये पेपर मिला ना, मैंने इसका पूरा सॉल्यूशन लिख लिया। और अगर आप भी इस बार क्लास 12 में हो और 2026 में आपको बोर्ड एग्जाम देना है ना, तो इंग्लिश के इस पूरे वायरल पेपर को ध्यान से देख लेना। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर जी इंग्लिश का हमें भी नहीं आता, हमें इंग्लिश में कुछ भी नहीं पता या बहुत कम हमें इंग्लिश आती है, तो हम कैसे बोर्ड एग्जाम में पास होंगे, आखिर पेपर कैसा आता है। तो ये 12th इंग्लिश का एक वायरल पेपर है। हर साल ये पेपर मैं बच्चों को देता हूं और लाखों बच्चे इस पेपर को देखकर 100 में 95 प्लस लेकर आते हैं। बोर्ड एग्जाम 2026 का ये पेपर है, 100% ऐसा ही पेपर आएगा। आपको टोटल 3 घंटे 15 मिनट दिए जाते हैं ना पेपर करने के लिए। ये पेपर आप देख लो 2.5 घंटे में आप इंग्लिश का पेपर करके आओगे। पूरा पेपर आज मैं सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, टाइम भले ही लग जाए। अब की बार इंग्लिश में 100 में 95 प्लस पार। तो ये इंग्लिश का जो पेपर है, इसका पेपर कोड अपने दिमाग में रख लेना, ऐसे ही पेपर 2026 में आने वाला है। तो देखो आपको जब पेपर मिलेगा, यहाँ पे रोल नंबर डाल देना, यहाँ पे अपना नाम डाल देना। जैसे मान लीजिए ये मैंने ऐसे डाल दिया, ठीक है। 2026 इंग्लिश का ये पेपर है बच्चों, इंग्लिश का पेपर है। समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट रहेंगे। मैक्सिमम मार्क 100 नंबर का ये रहेगा पेपर। पूरे पेपर को मैं सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिए जाएंगे। देखो, फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी कि 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन, सेक्शन ए बी सी डी। मतलब इंग्लिश का पेपर 4 सेक्शन में होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सेक्शंस आर कंपलसरी। सभी सेक्शन के सभी क्वेश्चन आपको करने हैं और मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। जो क्वेश्चन जितने नंबर का है उसके सामने दिया गया है। अब सबसे पहले हमारा इंग्लिश का जो पेपर होगा 4 सेक्शन में होगा। सबसे पहले आएगा बच्चों सेक्शन ए, रीडिंग सेक्शन। टोटल 15 नंबर का ये सेक्शन होता है। ध्यान से समझना, मैं हिंदी मीनिंग के साथ बताऊंगा, ठीक है। और एक काम करना, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपने इस वीडियो को 1000 लाइक्स तक पहुंचा दिया ना, तो मैं ऐसे ही आपको सारे सब्जेक्ट के पेपर विद सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। आप लोग लाइक करना। देखो सेक्शन ए रीडिंग की अगर हम लोग बात करें ना, तो देखो ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। देखो आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा, जैसे यहां से लेकर, ठीक है, अभी आगे भी हम दिखा देते हैं। देखो यहां तक आपको दिया गया पैसेज, इसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे ए बी सी डी ई करके। पांचों क्वेश्चन के लिए आपको 3-3 नंबर मिलेगा, यानी कि टोटल आपको 15 नंबर मिलेगा। तो सेक्शन ए रीडिंग में सिर्फ आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाता है, उसके नीचे उसी पैसेज से रिलेटेड 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, पांचों का आंसर लिख दो, 15 नंबर ले जाओ। आज मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं कि अगर आपको हिंदी मीनिंग नहीं पता फिर भी आप इनका आंसर कैसे लिखोगे, आज मैं वो भी बताऊंगा। देखो ध्यान से, पहले मैं इसका हिंदी मीनिंग आपको बता देता हूं, ठीक है। देखो अभी मैं लिखना भी सिखाऊंगा, कैसे आपको जाकर बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले हिंदी मीनिंग समझ लें, आंसर ढूंढना सीख लें, उसके बाद लिखेंगे। देखो, मैंस लाइफ, मनुष्य का जीवन इज नॉट मेजर्ड, नहीं मापा जाता है, बाय द नंबर ऑफ डेज, यानी कि दिनों की संख्या, मंथ्स महीनों की संख्या, एंड ईयर्स और सालों की संख्या। तो मनुष्य का जीवन उसके द्वारा जिए गए, दैट ही हैज लिव्ड, जो उसके द्वारा जिए गए हैं। बट लेकिन बाय द डीड्स, उसके कार्यों से, ही हैज डन, जो उसने किए हैं, एंड बाय द अचीवमेंट, और उन उपलब्धियों से ही हैड मेड, जो उसने प्राप्त किए हैं। मतलब मनुष्य का जीवन उसके द्वारा जिए गए दिनों, महीनों और वर्षों की संख्या से नहीं, बल्कि उसके द्वारा किए गए कर्मों और उसकी उपलब्धियों से मापा जाता है। मतलब मनुष्य का जीवन कितना ज्यादा सफल है ना, वो उसके द्वारा जिए गए वर्षों की संख्या से नहीं मापा जाता कि ये 100-200 वर्ष 100 वर्ष जिए हैं तो ये महान है, ऐसा नहीं है। महान काम करना पड़ेगा महान बनने के लिए। आप बहुत सारे लोग हैं जो 40-50 साल ही जिए हैं, लेकिन वो इतना बड़ा काम करके गए हैं ना कि आज भी दुनिया उनको याद करती है। तो मनुष्य का जीवन उसके द्वारा जिए गए दिनों, महीनों और वर्षों की संख्या से नहीं, बल्कि उसके द्वारा किए गए कार्यों और उसकी उपलब्धियों से मापा जाता है। आगे देखो, व्हाट, क्या इज द रियल सिग्निफिकेंस, वास्तविक महत्व है, इन लाइफ, जीवन में, इज नॉट क्वांटिटी, वो मात्रा नहीं है, बट द क्वालिटी, गुणवत्ता है, आप एक्सपीरियंस, अनुभव का। मतलब जीवन में वास्तविक महत्व अनुभवों की मात्रा नहीं,
बल्कि उनकी गुणवत्ता है। ठीक है, ये शॉर्ट लाइफ एक छोटा जीवन डिवोटेड समर्पित टू नोबल एंडिवर्स यानी कि महान कार्यों में इज फॉर वो है मोर वैल्यूएबल ज्यादा मूल्यवान देन की अपेक्षा ए लॉन्ग लाइफ एक लंबे जीवन से आप ओवर ए 100 ईयर्स स्पेंड यानी कि 100 वर्ष जिए गए इन ट्रिवियल परस्यूट्स तुच्छ कार्यों में। मतलब महान प्रयासों के लिए समर्पित एक छोटा जीवन जो है ना तुच्छ कार्यों में बिताए गए 100 वर्ष से अधिक लंबे जीवन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। बी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स। बी लिव हम रहते हैं इन डीड्स कर्मों में, नॉट इन ईयर्स वर्षों में नहीं। हम वर्षों में नहीं कर्मों में जीते हैं। नोबल डीड्स महान कर्म, स्प्लेंडिड आइडियाज उत्कृष्ट विचार एंड फाइन सेंटिमेंट्स और उत्तम भावनाएं कंस्टिट्यूट निर्माण करती हैं द रियल ग्लोरी यानी कि वास्तविक महिमा का। ठीक है, ऑफ कैरेक्टर यानी कि चरित्र की, एंड नॉट और नहीं द लेंथ ऑफ टाइम समय का की लंबाई वन हैज लिव्ड इन द वर्ल्ड जो उसने संसार में जिया है। मतलब कहा जा रहा है कि महान कर्म, उत्कृष्ट विचार और उत्तम भावनाएं ही जीवन की वास्तविक महिमा का निर्माण करती हैं। ये बात जो है ना उसके चरित्र पर, मतलब ये बात जो है उसके चरित्र पर निर्भर करती है, ना कि इस संसार में बिताए गए समय पर। मतलब आप कितना वर्ष जी ले, 100 वर्ष जी ले ना, आपकी कोई वैल्यू नहीं है अगर आपने महान काम नहीं किया है या कुछ बड़ा नहीं किया है। और कुछ लोग ऐसे, आप कोई ऐसा इंसान हो जो 85 साल जिए, 50 साल, लेकिन वो कुछ महान कार्य कर लेगा ना तो वो ज्यादा मूल्यवान है। अब देखो आंसर कैसे ढूंढेंगे, बहुत ध्यान से समझना, मैं ट्रिक बताऊंगा। देखो ए वाला क्वेश्चन है, हाउ इज मैन्स लाइफ मेजर्ड, मनुष्य का जीवन कैसे मापा जाता है। तो देखो इसका आंसर सीधा सीधा आपके इसमें दिया है। देखो कैसे इसको हम लोग ढूंढेंगे आंसर। देखो क्वेश्चन में एक कीवर्ड होता है, जैसे मैन्स लाइफ मेजर्ड, ये है कीवर्ड, मतलब मनुष्य का जीवन कैसे मापा जाता है। तो आप लोग इसमें ढूंढिए मैन्स लाइफ कीवर्ड कहां, ये देखो भैया, मैन्स लाइफ इज नॉट मेजर्ड। देखो मेजर्ड आ गया, हाँ ये आ गया। तो भैया यहां से लेकर जहां से ये स्टार्ट हुआ है, यहां से लेकर यहां तक लिख दो पूरा, जहां से स्टार्ट हुआ है लाइन जहां तक एंड हुआ है उसको लिख दो। मतलब इस क्वेश्चन का आप लोग जो कीवर्ड है ना उसको इस पैसेज में ढूंढो, जहां मिल जाए उसी को उठाकर लिख दो, नंबर पूरा मिलेगा। देखो मैन्स लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज, मंथ्स एंड ईयर्स दैट ही हैज लिव्ड बट बाय द डीड्स ही हैज डन एंड बाय द अचीवमेंट ही हैड मेड। मतलब मनुष्य का जीवन उसके द्वारा किए गए कार्यों और उसकी उपलब्धियों से मापा जाता है, वो उसके दिनों, महीनों और वर्षों की संख्या से नहीं मापा जाता। बस 3 नंबर कंप्लीट। कैसे लिखना है वो भी मैं अभी बताऊंगा। बी, व्हिच इज मोर वैल्यूएबल, ये शॉर्ट लाइफ और ये लॉन्ग लाइफ, मतलब कौन ज्यादा मूल्यवान है, एक छोटा जीवन या एक लंबा जीवन। तो भैया वैल्यूएबल, शॉर्ट लाइफ, लॉन्ग लाइफ, ये सब है कीवर्ड। अब आप इसमें ढूंढो कहीं है, ये देखो, ये शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल एंडिवर्स इज फॉर मोर वैल्यूएबल देन ये लॉन्ग लाइफ ऑफ ओवर ये 100 ईयर स्पेंट्स इन ट्रिवियल परस्यूट्स। यही उठाकर लिख दो, आपके क्वेश्चन का कीवर्ड इसमें मिल गया। देखो शॉर्ट लाइफ मिल गया, वैल्यूएबल मिल गया, लॉन्ग लाइफ मिल गया, यही आप उठाकर लिख दो। अगर आपको हिंदी मीनिंग नहीं आता यही उठाकर लिख दोगे, नंबर मिल जाएगा। ध्यान से समझना, ठीक है। तो आप लोगों को यही पूरा उठाकर लिख देना है। अभी मैं आंसर बताऊंगा, उसके बाद देखो सी वाला, व्हाट शुड मैन प्रीफर टू डू इन लाइफ, मनुष्य को जीवन में क्या करना पसंद करना चाहिए। तो भैया सिंपल सा है, मैं खुद ही बता दूं, क्या बता दूं। देखो ये मैन डिवोटेड हिज प्रीशियस लाइफ, देखो क्या लिखेंगे हम लोग, थोड़ा सा अपनी तरफ से भी कुछ चीजें लिखेंगे। जैसे ये मैन शुड डिवोट हिज प्रीशियस लाइफ टू द परफॉर्मेंस ऑफ नोबल डीड्स एज फार एज पॉसिबल। मतलब मनुष्य को अपना बहुमूल्य जीवन जहां तक हो सके श्रेष्ठ कर्मों में लगाना चाहिए, उसे कर्मों में जीना चाहिए, वर्षों में नहीं। मतलब यही सब आप लोग थोड़ा बहुत उठाकर लिख दोगे। देखो एक आध क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं ना जो आपको पैसेज में नहीं मिलेंगे, थोड़ा बहुत मिलेंगे, बाकी खुद से करना होगा, ठीक है। तो इसको मैं अभी लिखकर सिखाऊंगा। देखो डी वाला, व्हाट मेक कैरेक्टर ग्लोरियस, यानी कि चरित्र को गौरवशाली क्या बनाता है। तो इसका आंसर सीधे सीधे लिखा है, यहां से लिख दो, ये देखो, नोबल डीड्स, स्प्लेंडिड आइडियाज एंड फाइन सेंटिमेंट कंस्टिट्यूट द रियल ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर। बस इतना लिख दो भाई, आपका नंबर 3 कंप्लीट है। कुछ है नहीं, मैं बहुत इजी समझता हूं, अभी मैं लिखकर बताऊंगा, ठीक है। और एक काम और, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर जी हमें अगर नोट्स मिल जाते, जितना भी आप पढ़ाते हैं सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट नोट्स मिल जाते जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आएंगे,
ठीक है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर जी वो वाला नोट्स दे दीजिए, वो वाले वीडियोस दे दीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर का पीडीएफ दे दीजिए। भैया हम आपको सब कुछ देते हैं, आपको करना क्या है, प्ले स्टोर से जाकर शुभम लेक्चरर ऐप को डाउनलोड कर लेना है। वहां पे मेरे पेड कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे, जैसे क्रैश कोर्स मेरा मिल जाएगा, बहुत ही कम फीस में आपको सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाएगी, एक एक सब्जेक्ट के नोट्स भी मिल जाएंगे। तो अगर आपको चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए 9918332305, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कॉल भी आप लोग कर सकते हो। अगर नोट्स चाहिए फटाफट कांटेक्ट करो, मैं आपको वो इंपॉर्टेंट नोट्स दूंगा ना जो आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करवाएंगे। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ई वाला। अब वोकेबुलरी ई में 1 2 3 करके वोकेबुलरी रहेगा। देखो व्हिच वर्ड इन द पैसेज मींस इंपॉर्टेंस, इस पैसेज में किसका मतलब इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस का मतलब होता है महत्व। तो देखिए हमने कहीं पढ़ा था सिग्निफिकेंस, देखो सिग्निफिकेंस का मतलब भी महत्व होता है, तो ये सेम है। दूसरा व्हाट इज मीन्ड बाय नोबेल एंडेवर्स, यानी कि महान कार्यों, महान कार्यों का क्या अर्थ है। नोबेल एंडेवर्स का मतलब क्या होता है, महान प्रयास। तो महान प्रयासों से क्या तात्पर्य है, तो सिंपल है भैया, महान प्रयासों का अर्थ है सम्मानजनक गुण होना, या प्रयास का अर्थ है कुछ करने का प्रयास करना, अभी मैं बताऊंगा। तीसरा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनडीड एंड इनडीड, देखो इनडीड का मतलब होता है सचमुच, इनडीड का मतलब होता है कार्यों में, अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, अब चलो लिखना सीखते हैं, ये तो हो गया। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखो ध्यान से, आप लोग आंसर नंबर डाल देना, इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखें वो भी मैं आपको बता चुका हूं। तो आप लोग एक काम करना, जब इसको सॉल्व करना, मैंस लाइफ इसका फर्स्ट वर्ड हमने लिख दिया, डॉट 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 करके, इसका जो लास्ट वर्ड है कहां है, ये देखो द वर्ल्ड, इसको मैंने लिख दिया। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था हाउ इज मैंस लाइफ मेजर्ड, मनुष्य का जीवन कैसे मापा जाता है। तो मैंने आपको बताया ही था कि यहां से लेकर यहां तक लिख दो। तो देखो लिखेंगे, देखो ध्यान से, मैंस लाइफ इज मेजर्ड बाय द डीड्स he has done and by the achievements he has made, मतलब मनुष्य का जीवन उसके द्वारा किए गए कार्यों और क्या है, उस मनुष्य का जीवन जो है ना उसके द्वारा किए गए कार्यों और उसकी उपलब्धियों से मापा जाता है। इट इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज मंथ्स एंड ईयर्स दैट ही हैज लिव्ड, मतलब ये उसके द्वारा जिए गए दिनों महीनों और वर्षों की संख्या से नहीं मापा जाता। बस हो गया, 3 नंबर ऐसे आपको देगा कॉपी चेक करने वाला, आधा नंबर भी नहीं काटेगा। देखो मैं चाहता तो आपको पूरा पेपर बता देता, सॉल्यूशन नहीं बताता, लेकिन मैं चाहता हूं हर एक बच्चा मुझसे जो पढ़े भाई 95 प्लस लेकर आए। ठीक है, चलो बी वाला देखो क्या है, बी वाला क्वेश्चन देख लो बच्चों क्या है, Which is more valuable, ये शॉर्ट लाइफ और ये लॉन्ग लाइफ। तो इसका भी मैंने आंसर बताया था, यहां से उठाकर यहां तक लिख दो, ट्रिवियल परस्यूट्स तक। तो देखो ये शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल एंडेवर्स इज मोर वैल्यूएबल देन ये लॉन्ग लाइफ ऑफ ओवर ये 100 ईयर स्पेंट इन ट्रिवियल परस्यूट्स। मतलब ये शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल एंडेवर्स, महान प्रयासों में, महान प्रयासों के लिए समर्पित एक छोटा जीवन जो है मोर वैल्यूएबल, ज्यादा मूल्यवान है देन ये लॉन्ग लाइफ, एक लंबे जीवन से आप ओवर ये 100 इयर्स स्पेंड, 100 वर्ष से भी अधिक स्पेंड इन ट्रिवियल परस्यूट, तुच्छ कार्यों में। मतलब महान कार्यों के लिए समर्पित एक छोटा जीवन तुच्छ गतिविधियों में बिताए गए 100 वर्ष से अधिक लंबे जीवन से अधिक मूल्यवान है। बस इतना लिख दो, नंबर आपका फिक्स है भाई, कोई काट ही नहीं सकता, मैं गारंटी देता हूं। चलो 3 नंबर यहां पे भी आपने आपको एग्जामिनर दे दिया, बस ढूंढ ढूंढ के लिखना है। चलो तीसरा वाला क्वेश्चन देखो, सी वाला, समझो सी वाला, व्हाट शुड मैन प्रीफर टू डू इन लाइफ। अब इसको मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, ये देखो, ये मैन शुड डिवोट, एक व्यक्ति को समर्पित करना चाहिए हिज प्रीशियस लाइफ, अपने मूल्यवान जीवन को, टू द परफॉर्मेंस में। ठीक है, परफॉर्मेंस में आगे देखो, ऑफ नोबेल डीड्स, यानी कि नेक कार्यों में, एज फॉर एज पॉसिबल, जहां तक संभव, मतलब मनुष्य को अपना बहुमूल्य जीवन जहां तक हो सके श्रेष्ठ कर्मों में लगाना चाहिए। ही शुड लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स, उसे कर्मों में जीना चाहिए, वर्षों में नहीं। ये मत सोचो मैं 100 वर्ष तक जी लूं, कुछ करूं ना, बढ़िया आराम से बैठे बैठे खाऊं, कोई फायदा नहीं है, आप बेकार हो। ठीक है, मेहनत करो, आगे बढ़ो, बाकी देखा जाएगा। चलो 3 नंबर ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, डी वाला देखो, व्हाट मेक कैरेक्टर ग्लोरियस, चरित्र को गौरवशाली क्या बनाता है। तो मैंने आपको बताया ही था भैया, क्या बताया था ये देख लो खुद ही, हमें बताना क्या, नोबेल डीड्स, स्प्लेंडिड आइडियाज एंड फाइन सेंटीमेंट। ठीक है, तो ऐसे लिख दो, नोबेल डीड्स यानी कि श्रेष्ठ कार्य, स्प्लेंडिड आइडियाज उत्कृष्ट विचार, एंड फाइन सेंटीमेंट्स और उत्तम भावनाएं मेक बनाती हैं कैरेक्टर ग्लोरियस, यानी कि चरित्र को गौरवशाली। तो श्रेष्ठ कार्य, उत्कृष्ट विचार और उत्तम भावनाएं चरित्र को गौरवशाली बनाती हैं। बस हो गया भैया, 3 नंबर यहाँ पे भी कंप्लीट। कुछ है ही नहीं, कुछ बच्चे इंग्लिश को देखकर डरते हैं भाई क्यों डरते हो, इंग्लिश क्या है, अरे कोई
तूफान थोड़ी ना है कि हमको उड़ा ले जाएगा, कुछ नहीं है। अगर आप एक अच्छे से तैयारी करोगे ना, अच्छे से चीजों को समझोगे, कुछ भी नहीं है। ई वाला व्हिच वर्ड इन द पैसेज मींस इंपॉर्टेंस, इस पैसेज में किसका मतलब इंपॉर्टेंस है, तो सिग्निफिकेंस का मतलब इंपॉर्टेंस होगा, महत्व। एक नंबर ये भी कंप्लीट। दूसरा, व्हाट इज मीन्ड बाय नोबल एंडेवर्स, यानी कि महान प्रयासों से क्या तात्पर्य है, तो देखो ये नोबेल इज हैविंग ऑनरेबल क्वालिटीज, यानी कि महान का अर्थ सम्मानजनक गुण होना है, एंड एन एंडेवर्स, और प्रयास का अर्थ इज एन अटेम्प्ट टू डू समथिंग, यानी कि कुछ करने का प्रयास करना है। ठीक है, बस इतना ही लिख दो, बहुत है, थोड़ा सा और मैंने लिख दिया है। सो नोबेल एंडेवर्स आर द अटेम्प्ट टू डू समथिंग हैविंग ऑनरेबल क्वालिटीज, यानी कि अतः महान कार्य, महान प्रयास सम्मानजनक गुणों वाले कुछ करने के प्रयास, बस हो गया। तीसरा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडीड एंड इंडीड, देखो इस इंडीड का मतलब होता है एक्चुअली, यानी कि वास्तव में। तो देखो देयर वाज इंडीड ये ब्लास्ट इन द बिल्डिंग लास्ट नाइट, तो कल रात इमारत में सचमुच विस्फोट हुआ। थोड़ा सा सेंटेंस में यूज कर दो ताकि मीनिंग क्लियर हो जाए। इस इंडीड का मतलब होता है लीगल डॉक्यूमेंट, यानी कि कानूनी दस्तावेज। देखो देयर वेयर सम मिस्टेक इन द डीड, यानी कि कानूनी दस्तावेज में कुछ गलतियां हैं। बस ऐसे आपको कर देना एक एक नंबर इसका भी, और ऐसे लिखकर आओगे भाई, मैं गारंटी लेता हूं ये ऐसे एग्जामिनर देगा। ले बेटा 15/15 ले, एक भी नंबर छोड़ो, आधा भी नंबर नहीं कट सकता। चीजों को अच्छे से समझो, लिखो, बाकी देखा जाएगा जो होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, सेक्शन बी पे आ जाते हैं। सेक्शन ए पे, ए में सिर्फ एक अनसीन पैसेज था 15 मार्क्स का, वो भी मैंने बता दिया। मैंने आपको हिंदी मीनिंग के साथ आंसर ढूंढना भी बताया है, डायरेक्टली मैं चीजों को नहीं बताता, क्योंकि आप समझो, समझना जरूरी है, रट्टा मारना छोड़ दो। सेक्शन बी पे आ जाओ बच्चों। 4 सेक्शन में पेपर होता है। सेक्शन ए हमने देख लिया, सेक्शन बी राइटिंग है। राइटिंग में क्या होता है, अब ये मत सोचना कि राइटिंग में ही हमें लिखना है बाकी नहीं लिखना है, लिखना सबको है। राइटिंग होता है 20 नंबर का, 10 नंबर का आर्टिकल, 10 नंबर का लेटर। ठीक है, तो राइटिंग की बात करें तो दूसरा देखो, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 to 150 वर्ड। 3 टॉपिक आपको दिए जाएंगे, जैसे ये 2 3, तीनों में से किसी एक टॉपिक पर आपको 100 से 150 वर्ड्स में आर्टिकल लिखना है। 10 नंबर फ्री के रखे हैं। जाओ YouTube पर सर्च करो, क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट आर्टिकल शुभम लेक्चरर, एक एक वीडियो आपको मिल जाएगा। अब आप नहीं सर्च करोगे, जब तक आप खुद पर कुछ समय खर्च नहीं करोगे, लोग आपको गूगल पर कैसे सर्च करेंगे। तो मेहनत करो भाई, कुछ बड़ा करना है। ऐसे फ्री में बैठे बैठे कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, पढ़ना भी जरूरी है टॉपर बनने के लिए। तो 3 दिए गए, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, यानी कि खेल कूद का महत्व, स्टेप फॉर मेकिंग सिटीज क्लीन, शहरों को स्वच्छ बनाने का के कदम, योर एम इन लाइफ, जीवन में आपका लक्ष्य। तीनों में से किसी एक पर आपको आर्टिकल लिखना। आर्टिकल लिखने के 2 तरीके हैं, या तो आप हेडिंग डाल डाल के खूब प्यार से लिख दीजिए, या तो फिर आप एक पैसेज, ऐसे पैसेज में 3-4 पैसेज में लिख दीजिए, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। कैसे आर्टिकल लिखना है, कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं, सब कुछ मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। सिर्फ YouTube पे सर्च कर लेना इस वीडियो को देखने के बाद, क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट आर्टिकल शुभम लेक्चरर, एक एक वीडियो मिल जाएगा, जाकर जरूर देखना। तीसरे पे आ जाओ भैया, लेटर पे आ जाओ। अब मैंने पहले ही बता रखा तो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। देखो, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू प्रोवाइड लाइब्रेरी बुक्स टू स्टूडेंट। मैंने राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य को, ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के, टू प्रोवाइड, प्रदान करने के लिए, लाइब्रेरी बुक्स, लाइब्रेरी में किताबें, टू स्टूडेंट, विद्यार्थियों को, मतलब छात्रों को पुस्तकालय की पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य को पत्र लिखो। मतलब आपके कॉलेज में जो लाइब्रेरी है ना, उसमें बुक्स नहीं है भाई, तो उसको प्रोवाइड कराने के लिए आपको पत्र लिखना है। नहीं पता तो और लगा है। देखो, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द एडिटर, संपादक को, ऑफ ए नेशनल डेली, राष्ट्रीय दैनिक के, स्वयं व्यक्त करते हुए और कंसर्न, अपनी चिंता, ओवर इंक्रीजिंग, बढ़ती प्राइस राइज, कीमतों पर। मतलब क्या है, किसी राष्ट्रीय दैनिक के संपादक को पत्र लिखकर बढ़ती हुई मूल्य वृद्धि, जो लगातार महंगाई बढ़ रही है ना, उस पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए लिखना है। अब आप कहोगे सर जी लिखे कैसे, मेथड नहीं पता भैया, सब कुछ YouTube एक ऐसी चीज है ना, आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे, और हमारे चैनल पर तो 12th का कोई ऐसा टॉपिक बचा ही नहीं जिसको मैंने पढ़ाया ना हो। तो आप लोग फटाफट जाना, इस वीडियो को देखने के बाद फर्ज करना, क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट लेटर शुभम लेक्चरर वीडियो आपके पास होगा। ठीक है, मेहनत करो भाई, ऐसे बैठे बैठे नहीं मिलेंगे। आगे आ गया तो देख लिए, नहीं तो फिर मेहनत करोगे तभी आगे जाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला देखो ध्यान से, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ऐसा नहीं कि इधर से देखा उधर से निकाल दिया। अब सेक्शन सी पे हम आ चुके हैं, पूरा सॉल्यूशन मैं आज दूंगा। मैंने कह दिया तो कह दिया, 25 नंबर का ये भी आता है सेक्शन सी। ठीक है, 35 नंबर का हमारा हो चुका है। अब आपके सेक्शन सी में सबसे पहले 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन
भैया आपको सही ऑप्शन चूज करना है, 10 नंबर का ये आता है। इसमें करना कुछ नहीं है, देखो ध्यान से मैं बता रहा हूं, उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। देखो भैया, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, एंटोनिम, सिंटैक्स एंड सिनोनिम्स रहेंगे, ठीक है, 2-2 नंबर की। और ऑब्जेक्टिव टाइप वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, मेरे अकॉर्डिंग बहुत इजी हो जाते हैं। जैसे ए वाला देखो, ये सेल्फिश पर्सन, एक स्वार्थी व्यक्ति, हु ऑलवेज थिंक्स, जो हमेशा सोचता है, ऑफ हिमसेल्फ, खुद के बारे में, इज कॉल्ड कहलाता है। मतलब एक स्वार्थी व्यक्ति जो हमेशा अपने ही बारे में सोचे, वो क्या कहलाता है? ऐसे लोग होते हैं जैसे जो अपना ही स्वार्थ सोचते हैं भाई, ठीक है। जैसे फर्स्ट देखो ड्रगिस्ट, यानी कि ड्रगिस्ट। सेकंड है लिरिकिस्ट, यानी कि नाटक गीतकार। थर्ड है ड्रामेटिस्ट, यानी कि नाटककार। फोर्थ है इगोइस्ट, यानी कि अहंकारी। तो भैया जो अपने ही बारे में सोचेगा, दुनिया का उसको कोई लेना देना नहीं है, वो इगोइस्ट कहलाएगा, वो होता है अहंकारी, ठीक है। और अहंकार क्या होता है? इंसान को खा जाता है भाई। रावण का हाल क्या हुआ था आपको पता होगा, ठीक है। अहंकारी था, उसको घमंड था कि मैं पंडित हूं, बहुत बड़ा पंडित हूं, मेरे जैसा पंडित कोई है ही नहीं। भैया गए काम से। बी वाला देखो, द फ्रेज टू हेल्स फ्रॉम मीन्स, जो फ्रेज है टू हेल्स फ्रॉम, इसका मतलब क्या होता है? टू ग्रीट, अभिवादन करना, टू वेलकम, स्वागत करना, टू कम फ्रॉम, से आना, या फिर टू एप्रिसिएट, यानी कि सराहना करना। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों टू कम फ्रॉम, थर्ड ऑप्शन सही होगा। देखो कुछ ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, ऐसे टिक नहीं करना है पेपर में, कॉपी में आपको लिखना है। जैसे आपने सेक्शन सी डाला, आंसर नंबर 4 डाला, अब इसका ए का चौथा सही है इगोइस्ट, हमने लिख दिया। बी का तीसरा सही है टू कम फ्रॉम, हमने लिख दिया, सही सही है। सी वाला देखो, द सिनोनिम ऑफ डेरोगेटरी इज, डेरोगेटरी का मतलब होता है अपमानजनक, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या होगा? सिनोनिम्स का अर्थ होता है समानार्थी शब्द, जो समान अर्थ रखते हो, ठीक है। जैसे इन्फ्लामेटरी होगा, इन्फ्लामेटरी का मतलब होता है सूजन। डिफामेटरी का मतलब होता है अपमानजनक। सेटिस्फैक्टरी का मतलब होता है संतोषजनक। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है अनुपूरक। भैया डिफामेटरी होगा, क्योंकि डेरोगेटरी का मतलब अपमानजनक, डिफामेटरी का मतलब अपमानजनक, मतलब मीनिंग सेम है, वर्ड अलग अलग है, दैट्स कॉल्ड सिनोनिम्स, ठीक है। तो आपका इसका सी का थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, आंख बंद करके टिक कर देना। डी वाले पे आ जाओ बच्चों, अनलेस यू विल नॉट वर्क हार्ड, जब तक आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे, यू विल नॉट सक्सीड, आपको सफलता नहीं मिलेगी। व्हिच वर्ड इन द अबव सेंटेंस इज एन एरर, इस सेंटेंस में कहां पर गलती है, ठीक है। मतलब जब तक आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे, आपको सफलता नहीं मिलेगी, इसमें गलती कहां है, बस यही ढूंढना है। विल नॉट में गलती है, अनलेस यू में गलती है, वर्क हार्ड में गलती है, या यू विल नॉट सक्सीड में गलती है। भैया विल नॉट में गलती है। अनलेस अगर लग गया ना, तो अनलेस खुद में निगेटिव है, इसके साथ आपको विल नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप लिख दो, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, जब तक आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं होंगे, ठीक है। चलो ई वाले पे आ जाओ बच्चों, ये एंटोनिम्स है। एंटोनिम का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द, जो विपरीत अर्थ रखते हो। जैसे देखो, द एंटोनिम ऑफ सैवेज इज, सैवेज का एंटोनिम क्या होगा? सैवेज का मतलब होता है सभ्य, सॉरी, सैवेज का मतलब होता है असभ्य। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? फर्स्ट है आइडियल, आदर्श। सेकंड है हम्बल, विनम्र। थर्ड है सिंपल, सरल। फोर्थ है सिविलाइज्ड, यानी कि सभ्य। यही सही होगा भैया। अरे सैवेज का मतलब असभ्य होता है, कोई असभ्य इंसान हो। सिविलाइज्ड का मतलब सभ्य होता है। तो आप ऐसे लिख दो, डी का पहला, ई का चौथा, बस हो गया, हो गया। चलो, जो चीजें हो रही हैं ठीक ही हैं, जो आगे होगा ठीक ही होगा, बस अपनी मेहनत पे भरोसा रख मेरे दोस्त, जो भी होगा धमाकेदार होगा। चलो 5 का ये देख लो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, होमोफोन्स। अब इसकी बारी आई है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं रहेगा। देखो, चेंज ही वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, आपको दोनों में से किसी एक को इनडायरेक्ट में चेंज करना है। जैसे देखो, फर्स्ट है दीपक सेड टू मी, दीपक ने मुझसे कहा, आई वांट टू गो टू लंदन नेक्स्ट ईयर, मैं अगले साल लंदन जाना चाहता हूं। अब बताओ ये कौन सा टेंस है? आई वांट टू, भैया ता है, ती है, ते हैं, आदि शब्द आते हैं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलेगा। ये कौन सा सेंटेंस है? सेंटेंस तो आपका असर्टिव है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? देखो, दीपक, सेड टू के स्थान पर टोल्ड लिख देंगे मी,
बीच में दैट लगाएंगे, आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन बदलता है सब्जेक्ट से, सेकंड का ऑब्जेक्ट से, थर्ड में नो चेंज, ठीक है। तो आई बदलेगा दीपक से तो ही हो जाएगा, ठीक है। तो ही वांट का वांटेड हो जाएगा, टू गो टू लंदन द नेक्स्ट ईयर, ऐसे लिख देंगे भैया। दीपक टोल्ड मी दैट ही वांट टू गो टू लंदन द नेक्स्ट ईयर, बस ऐसे लिख दो, 2 नंबर आपका यहाँ पे भी कंप्लीट है। यहाँ बीच में द लगा देना, आई वांट टू गो टू लंदन द नेक्स्ट ईयर, द लिख देना, ठीक है। दूसरा, माई फादर सेड टू मी डोंट वरी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा चिंता मत करो। अब ये कौन सा सेंटेंस है, पहले सेंटेंस पहचानो, ये भैया इंपरेटिव सेंटेंस है, आदेशात्मक वाक्य। तो क्या लिखेंगे, माई फादर एडवाइज्ड मी, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में हम भाव के अनुसार सेड टू के स्थान पर एडवाइज लिखेंगे, रिक्वेस्ट किया जाएगा रिक्वेस्टेड लिखेंगे, सजेस्ट किया जाएगा सजेस्टेड लिखेंगे, डांटा जाएगा स्कोल्डेड लिख देंगे, ठीक है। तो माई फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू वरी, बस ये लिख दो, माई फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू वरी। देखो 2 नंबर कंप्लीट। अब आपको 4 नंबर नहीं मिलेंगे, एक ही करना है, 2 ही नंबर मिलेगा, ठीक है। मैंने दोनों बता दिया भाई, मेरा काम ही है बताना, ठीक है। चलो भैया बढ़ते चलें आगे आगे। बी वाला देखते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, अब सिंथेसिस की बात कर लेते हैं। बी वाला, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, 2 नंबर। जैसे देखो फर्स्ट है, ही वाज इल, वो बीमार था, ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया। इसको सिंपल सेंटेंस में बदलना है। देखो सिंथेसिस क्या होता है, इसमें 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर हम एक सेंटेंस बनाते हैं, लेकिन उसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, ही वाज इल, वो बीमार था, ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया। तो ऐसे लिख देंगे, देखो भैया, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल, यानी कि बीमार होने के बावजूद भी ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया। देखो मीनिंग दोनों का सेम है, बस यहाँ पे सिर्फ मैंने सेंटेंस को चेंज कर दिया, 2 नंबर आपका कंप्लीट। दूसरा, ही रैन सो क्विकली, मतलब वो इतनी तेजी से दौड़ा, ही सून ओवरटेक हिज फादर, वो जल्द ही अपने पिता से आगे निकल गया। इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है तो बदल दो, ही रैन सो क्विकली, वो इतनी तेजी से दौड़ा, दैट की ही सून ओवरटुक हिज फादर, वो अपने पिताजी से भी आगे निकल गया। तो वो इतनी तेजी से दौड़ा कि जल्द ही वो अपने पिताजी से आगे निकल गया। भैया 2 नंबर इसका भी कंप्लीट। मतलब 2 या 2 से अधिक सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस आपको बनाना है, दैट्स कॉल्ड सिंथेसिस, ओके। चलो भैया ट्रांसफॉर्मेशन पे आ जाओ। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ट्रांसफॉर्म ऑफ सेंटेंसेस। आपको सेंटेंस दिया जाएगा, ब्रैकेट में दिया जाएगा कि आपको इस सेंटेंस को इसमें ट्रांसफॉर्म करना है। जैसे देखो, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। देखो, सी डिड नॉट हेल्प द पुअर मैन, यानी कि उसने गरीब आदमी की मदद नहीं की, इनटू पैसिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस में बदलना। अब ये कौन सा टेंस है, पहचान सकते हो, डिड नॉट लगा है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जब इसको हम बदलेंगे पैसिव वॉइस में, तो ये वाज भी इसमें यूज होगा। तो सी डिड नॉट हेल्प द पुअर मैन, उसने गरीब आदमी की मदद नहीं की। किसने नहीं की, उसने, ये सब्जेक्ट है। किसकी मदद नहीं की, द पुअर मैन, गरीब आदमी की, ये ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस में हम पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो लिखेंगे द पुअर मैन, वाज लगाएंगे, नॉट लिखेंगे, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड लिख देंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। हेल्प्ड बाई, सी का हर हो जाएगा, तो ऐसे लिख देंगे, द पुअर मैन वाज नॉट हेल्प्ड बाई हर, बस हो गया, सिंपल सा है भाई। दूसरा, कंप्लीट दिस वर्क एट वंस, इसको भी पैसिव वॉइस में बदलना है, मतलब कंप्लीट दिस वर्क एट वंस, इस कार्य को तुरंत पूरा करो। इसको पैसिव वॉइस में बदलो, कैसे बदलोगे, तो देखो इसमें ये इंपरेटिव सेंटेंस है, इसमें हम लेट का यूज करेंगे, तो लेट दिस वर्क बी कंप्लीटेड एट वंस, बस इसको ऐसे लिख दो, लेट दिस वर्क बी कंप्लीटेड एट वंस, बस हो गया भाई, सिंपल सा है। अब चलते हैं भैया सिंटैक्स पे। सिंटैक्स का मतलब, इसमें सेंटेंस में गलती होगी, सही करके लिखना। देखो, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, 2 नंबर, एक ही आपको सही करना है। जैसे फर्स्ट है, माई हेयर्स इज ब्लैक, मेरे बाल काले हैं, तो इसमें गलती है भैया, माई हेयर इज ब्लैक रहेगा, ये सही है, 2 नंबर कंप्लीट, ठीक है। माई हेयर कर देना, इज ब्लैक, ठीक। दूसरा, रिच मैन शुड हेल्प द पुअर, यानी कि अमीर लोगों को गरीबों की मदद करनी चाहिए, इसको ऐसे लिख दो, द रिच शुड हेल्प द पुअर, अमीर लोगों को गरीबों की मदद करनी चाहिए, द रिच लिख देंगे, द रिच शुड हेल्प द पुअर, बस हो गया भाई। यही गलतियां सही करके आपको लिखनी होती है, दैट्स सिंपल एंड दैट्स कॉल्ड सिंटैक्स, ठीक है। चलो ये वाला देख लो, होमोफोन्स है भैया। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर, यानी कि आपको इन सेंटेंसेस को अपने सेंटेंस में यूज करना है इन वर्ड को, ताकि इनका मीनिंग क्लियर हो सके, क्योंकि देखने में दोनों भाई भाई लग रहे हैं। जैसे देखो, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट,
पढ़ने में सेम लग रहे हैं लेकिन वर्ड अलग अलग है। इसको आप लोग सेंटेंस में यूज करो ताकि इसका मीनिंग क्लियर हो। फेयर फेयर, ठीक है। चलो हम आपको दोनों बताएंगे। देखो ऐसे आपको करना है सेंटेंस में यूज, ध्यान से समझना तभी आपके समझ में आएगा। देखो इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, ऐसे यूज कर दो। स्ट्रॉबेरीज एंड क्रीम कॉम्प्लीमेंट ईच अदर परफेक्टली, मतलब स्ट्रॉबेरी और क्रीम एक दूसरे के पूरक है। देखो मैंने सेंटेंस में यूज कर दिया, इसका मतलब पूरक हो गया। इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है तारीफ करें। इफ यू लाइक हिम, अगर तुम उसे पसंद करते हो, यू शुड पे हिम ए कॉम्प्लीमेंट, तो आपको उसकी तारीफ करनी चाहिए। बस हो गया, 2 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। और दूसरा देख लो, नहीं पता तो ये वाला कर लो। इस फेयर का मतलब होता है मेला। द साइट ऑफ द विलेज फेयर एक्साइटेड मी, मतलब गांव के मेले का दृश्य मुझे उत्साहित करता था। दूसरा फेयर का मतलब किराया। सी कॉन्ट अफोर्ड द बस फेयर टू टाउन टू सी ए डॉक्टर, यानी कि वो डॉक्टर को दिखाने के लिए शहर तक बस का किराया सहन नहीं कर सकती, अफोर्ड नहीं कर सकती। बस यूज हो गया भाई, बस यही सही है बिल्कुल। चलो आगे बढ़ें। अब चलते हैं हम लोग हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, 5 नंबर का आता है। देखो 20 नंबर हमारा सेक्शन सी में हो गया। अब ये होता है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। भैया ये वही लड़का कर पाएगा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट जिसका टेंस अच्छा होगा, जिसको टेंस परफेक्टली आता होगा। भाई टेंस नहीं पता और आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करने लग गए, कैसे करोगे? प्रॉब्लम आपको होगी, ये तो मैं कह रहा हूं साफ साफ। तो ये आपको हिंदी का पैसेज दिया गया है। भूख और इंसान का रिश्ता जन्म का होता है, जन्म के साथ ही मनुष्य अपनी भूख भी साथ लेकर आता है। भूख किसी भी व्यक्ति के जीवित रहने का प्रमाण है, लेकिन ये भूख हवस का रूप लेने लगे तो चिंता का कारण बनने लगती है। किसी की बेइंतहा लालच दूसरे की मुसीबत का सबब बन जाती है। भूख और भूखमरी असमानता के सूचक है। इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना, अगर आप लोग कमेंट करोगे सर हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पर एक वीडियो बना दीजिए, मैं लेकर आ जाऊंगा। आप बुलाएं हम ना आए, नहीं हो सकता। तो 25 नंबर का आपका सेक्शन सी कंप्लीट हो चुका है। तो हमने अब तक कितने नंबर के? 60 नंबर का पेपर हमने देख लिया। अब सेक्शन डी लिटरेचर पे आते हैं। सबसे ज्यादा नंबर का ये सेक्शन होता है क्योंकि इसमें प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री तीनों होते हैं भैया। टोटल 40 नंबर का ये सेक्शन होगा। 15 नंबर प्रोज के क्वेश्चन, 10 नंबर पोएट्री के और 15 नंबर सप्लीमेंट्री के। देखो 7 नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 दिए जाएंगे, करना है 8 नंबर, ठीक है। अब भैया मैं इस पर पहले ही वीडियो बना चुका हूं। आप लोग अगर YouTube पे जाएंगे, सर्च करेंगे क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चर, आपको जस्ट वीडियो मिल जाएगा, जाकर देख लेना भाई। उसमें मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं। चैप्टर वाइज भी मैं क्वेश्चन आपके लिए ला रहा हूं, तो आप लोग टेंशन मत लेना। जैसे ये वाला देखो, व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। एम हेमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा? पता है तो करो, नहीं तो और लगा। देखो ये है आपके द लास्ट लेसन चैप्टर का। नहीं पता तो वेयर इज सीमापुरी सिचुएटेड, सीमापुरी कहाँ स्थित है, ये लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर का क्वेश्चन है। बाय द वे ये क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, नो टेंशन, लेकिन आगे भी बताता रहूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। बी वाला, व्हाट डिड रूजवेल्ट से अबाउट द फियर ऑफ डेथ, यानी कि रूजवेल्ट ने मृत्यु के भय के बारे में क्या कहा? अथवा लगा है। Why did the man selling rat trap resort to begging and petty thievery? यानी कि चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति ने भीख मांगने और छोटी मोटी चोरी करने का सहारा क्यों लिया? ये आपका द रैट ट्रैप चैप्टर का क्वेश्चन है भाई। इन सबके क्वेश्चंस मैं बता चुका हूँ, यकीन मानो, सर्च करके जाकर देखो भाई। सारी चीजें मैं 12th का पढ़ाता हूँ, ये कोई नई बात नहीं है। तो आपको 2 शॉर्ट आंसर दिए गए 8 नंबर के। चैप्टर भी मैं बता चुका हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रैट ट्रैप, द एनिमी, ये सब पढ़ लेना। पोएट्री पे आ जाए तो नहीं, अभी इसमें प्रोज में एक 7 नंबर का लॉन्ग रहेगा। देखो, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 80 वर्ड्स। आपको यहाँ पे 80 शब्दों में आंसर देना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। देखो ए वाला, मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, यानी कि कांच की चूड़ियों के उद्योग में काम करने के खतरों का उल्लेख कीजिए। देखो ये लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर का क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था लॉस्ट स्प्रिंग के 2 पार्ट हैं। एक पार्ट है जिसमें दिल्ली के सीमापुरी में रहने वाले जो कूड़ा बीनने वाले लोग हैं उनकी दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है, और दूसरे पार्ट में जो फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने वाले लोग हैं ना, चूड़ी उद्योग में काम करने वाले हैं, उनकी स्थिति का वर्णन किया गया है। तो ये हमारे चैप्टर नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग का ही क्वेश्चन है, 5 नंबर का। बी, द स्टोरी द रैट ट्रैप इज बोथ एंटरटेनिंग एंड फिलोसॉफिकल डिस्कस,
यानी कि द राइट ट्रिप जो कहानी है ना, ये मनोरंजक और दार्शनिक दोनों है, चर्चा करो। ठीक है, 7 नंबर, दोनों में से कोई एक कर दो भाई, 7 नंबर आपका फिक्स है, ये ध्यान रखना। तो 8 और 7 15 नंबर आपका प्रोज 15 नंबर का रहेगा। पोएट्री पे आ जाओ तो 9 नंबर। देखो, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। 6 नंबर का स्टैंजा आएगा। देखो, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हाइल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। ठीक है, इसके नीचे 3 क्वेश्चंस है भैया, 2-2 नंबर के, आपको 6 नंबर इसके लिए मिलेंगे। अगर आप लोग कहोगे तो इसका मैं अलग से वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, ओके। चलो, एक इंग्लिश का एक ऐसा टॉपिक जो भैया 100% फिक्स होता है आपके पूरे इंग्लिश में, सिर्फ सेंट्रल आइडिया ही है ना, जिसको कोई भी टीचर सीना ठोक के कह सकता है कि हाँ ये पढ़ लो यही आ जाएगा। और मैं भी बताने जा रहा हूँ। देखो, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। किसी एक पोएम का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। 3 पोएम दिए गए हैं, कीपिंग क्वाइट, माय मदर एट 66, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। देखो, इससे बाहर मैं सेंट्रल आइडिया बताऊंगा ही नहीं, क्योंकि यही तीनों आते हैं बार बार। आप 2025, 24, 23, 22, 21, 18, 19 चाहे जो पेपर उठाकर देख लो, सेंट्रल आइडिया की जब बात आएगी ना, ये 3 चैप्टर सबसे पहले हाथ ऊपर करके खड़े रहेंगे और आपको 4 नंबर दिलाएंगे। ठीक है, चलो, तो 6 4 10 नंबर का आपका पोएट्री से भी क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखना। सप्लीमेंट्री में चलते हैं भाई साहब। सप्लीमेंट्री जो है प्रोज की तरह ही रहेगा, 2 सॉल्व, टेक लॉन्ग एंड 15 नंबर आपके साथ। चलो, आंसर द क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड, आपको 40 शब्दों में आंसर देना है भैया, वही सेम प्रोसेस। फिर देखो, ए व्हाट वाज द बर्थडे गिफ्ट दैट महाराजा स्पॉटेड इन ये टॉय शॉप। यानी कि बर्थडे गिफ्ट वो क्या था आखिर। ठीक है, बर्थडे गिफ्ट का मतलब जानते हो, ये हमारे द टाइगर किंग चैप्टर का क्वेश्चन है। कहा जा रहा है, ध्यान से समझो, कि महाराजा ने खिलौने की दुकान में जन्मदिन का कौन सा उपहार देखा। देखो, महाराजा को ऐसा बताया गया था कुछ ज्योतिषियों द्वारा ना, कि आपकी जो मृत्यु है वो एक बाघ के कारण होगी। ठीक है, इसीलिए राजा जी ने सारे बाघों का शिकार करने का फैसला किया। उन्होंने ये फैसला किया कि कोई भी बाघों का शिकार मेरे अलावा नहीं कर पाएगा, मैं ही करूंगा। क्योंकि ज्योतिषी ने बताया था कि अगर आपने 100 बाघों का शिकार कर दिया तो आप बच जाओगे, लेकिन भैया 100वें बाघ ने उसको मार ही दिया, लकड़ी का बाग था। ठीक है, नहीं पता तो और लगा है। हु इज मिस्टर लैम, मिस्टर लैम कौन है। हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन, डेरी उनके बगीचे में कैसे पहुंचा। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर याद कर लेना, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑन द फेस ऑफ इट का शायद ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलो बी वाला देख लो भैया, इसके भी क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूं। मैं कितनी बार कहूंगी, क्वेश्चंस जो है ना, मैंने पहले भी आपको प्रोवाइड कराए हैं सारे, और आगे भी कराता रहूंगा। ठीक है, जब तक बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाता। बी व्हाई वुड नन ऑफ द अदर लिटिल क्रिएचर लाइक टू प्ले विथ रोजर स्किंग। व्हाई, क्यों, वुड नन, कोई भी अदर लिटिल क्रिएचर, छोटे प्राणी, लाइक पसंद करते थे, टू प्ले, खेलना, विथ रोजर स्किंग, रोजर स्किंग के साथ। मतलब अन्य छोटे जीवों में से कोई भी रोजर स्कंक के साथ खेलना क्यों पसंद नहीं करेगा। और लगा है, व्हाई डिड डॉक्टर सदाउस फादर सेंट टू हिम टू अमेरिका। मतलब डॉक्टर सदाओं के पिता ने उन्हें अमेरिका क्यों भेजा। भैया, डॉक्टर सदाओं के पिता ने उनको अमेरिका भेजा था ताकि वो वहां पर जाएं, अच्छे से पढ़ें, मेडिसिन, सर्जरी और डॉक्टर बने। ठीक है, वो ये चाहते थे। जैसे हर एक मम्मी पापा का सपना होता है, मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, जो भी चाहे, इन्फ्लुएंसर बने। जैसे हम तो चाहते हैं भाई हम बिजनेसमैन बने या इन्फ्लुएंसर बने। तो हर एक आदमी का एक सपना होता है, और जो पिताजी होते हैं ना, वो हमेशा सपोर्ट करते हैं, मेरा बच्चा कुछ तो करे। ठीक है, तो आपको कुछ बड़ा करके दिखाना है। तो ये हो गया शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। एक लॉन्ग क्वेश्चन पे आ जाओ, 12 नंबर। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। आपको 80 शब्दों में लॉन्ग क्वेश्चंस का आंसर देना है। जैसे देखो, ए वाला, व्हेन एंड हाउ डिड चार्ली फाइंड सैम्स लेटर। मतलब व्हेन, कब, एंड हाउ, कैसे, डिड चार्ली, चार्ली को फाइंड मिला, सैम्स लेटर, सैम का पत्र। तो चार्ली को सैम का पत्र कब और कैसे मिला, 7 नंबर आपको दिलाएगा। बी देखो, हाउ इज द स्टडी ऑफ अंटार्कटिका यूजफुल टू अस। अंटार्कटिका का अध्ययन हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। तो दोनों में से कोई एक ही आपको करना है। देखो, ये आपका जो है किस चैप्टर का है। देखो, चार्ली वाला किस चैप्टर का है, द थर्ड लेवल का है, जो फर्स्ट चैप्टर है सप्लीमेंट्री का। और ये अंटार्कटिका वाला किस चैप्टर का है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ चैप्टर का। ओके,
ठीक है, कोई बात। चलो, तो ये भी हो गया 7 नंबर का। अब ध्यान दो मेरी बातों पर। देखो, आपका इंग्लिश का पेपर टोटल 4 सेक्शन में था। सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी प्लस सेक्शन सी प्लस सेक्शन डी। सेक्शन ए था 15 नंबर, सेक्शन बी था 20 नंबर, सेक्शन सी था 25 नंबर, सेक्शन डी था 40 नंबर का। टोटल 100 नंबर का ये हमारा पेपर हो चुका है। फाइनली हमने पूरे इंग्लिश का पेपर देख लिया। भाई अनसीन पैसेज पढ़ लेना, लेटर आर्टिकल मैं पढ़ा चुका हूँ, सेक्शन सी का मैंने आपको सॉल्यूशन भी बताया, और लिटरेचर में क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? देखो, मैंने सरल भाषा में बिल्कुल बताया है। तो वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना, जिनको लगता है कि मैं इंग्लिश में यार कमज़ोर हूँ, क्या होगा मेरा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।